नमस्कार। नए समय यानी कि शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिका की जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ ट्रेड डील और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति वार्ता पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर हुए रवाना। ब्रिटेन यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी और मजबूती। प्रधानमंत्री स्टारमर से करेंगे मुलाकात। यात्रा के दूसरे पड़ाव में मालदीव के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। अमेरिका और जापान के बीच बड़ी ट्रेड डील। अमेरिका 550 अरब डॉलर निवेश खींचने में रहा सफल। बदले में जापान को मिली राहत। 25 के बजाय अब 15% लगेगा जापानी सामानों पर टैरिफ। झूमा निक्के शेयर बाजार। रूस यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में तीसरे दौर की वार्ता अब से थोड़ी देर बाद। क्रेमलिन ने बैठक को बताया बेहद मुश्किल। यूक्रेन का वार्ता की गति बढ़ाए जाने पर जोर। बराक ओबामा का ट्रंप पर जोरदार पलटवार। अपने ऊपर लगे आरोपों को किया खारिज। बताया कई मोर्चों पर घिरे ट्रंप की ध्यान भटकाने की कोशिश। 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के झूठ गढ़ने का आरोप। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की। अमेरिका और जापान के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील हुई है। इसका सकारात्मक असर जापान के बाजारों पर भी देखा गया। ट्रंप ने कहा कि इससे जो भी मुनाफा होगा उसका 90% फायदा अमेरिका को मिलेगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इन तीनों देशों के साथ जो ट्रेड डील हुई है क्या उसके मुख्य बिंदु हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ अब तक के सबसे बड़े सौदे की घोषणा कर अपने अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। जापान के साथ व्यापार समझौते का ऐलान ट्रंप प्रशासन के आर्थिक एजेंडे को आक्रामक द्विपक्षीय व्यापार नीति के तहत आगे बढ़ाने का एक सशक्त उदाहरण है। ये 1 अगस्त के बाद तकरीबन सभी देशों पर लागू होगा। समझौते के तहत जापान से आने वाले सामानों पर अमेरिका 25 के बजाय अब सिर्फ 15% का टैक्स लगाएगा, जबकि जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा। सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा कि जापान के निवेश से होने वाला 90% मुनाफा अमेरिका को मिलेगा। दोनों देशों के बीच हुए समझौते से लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जापान अपने देश के बाजार को अमेरिका के लिए खोलेगा, जिसमें कार, ट्रक, चावल और दूसरे कृषि उत्पाद शामिल हैं। साथ ही जापान अमेरिका को 15% का पारस्परिक टैरिफ भी देगा। व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में अमेरिका और जापान के बीच अलास्का से लिक्विफाइड नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट के लिए एक संयुक्त उपक्रम समझौता किया जा सकता है। समझौते के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि दोनों देशों ने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए गंभीर बातचीत की है, जो आगे रोजगार को बढ़ाने के साथ साथ बेहतरीन उत्पाद तैयार करने में एक दूसरे की मदद करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप और मैं नए समझौते को लागू करने, जापान अमेरिका संबंधों को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करेंगे। व्यापार समझौते की घोषणा के बाद जापानी ऑटो कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गई। टोयोटा मोटर्स के शेयरों में 11% से ज्यादा का उछाल आया। वहीं जापान का टॉपिक्स इंडेक्स 2.6% तक चढ़ा और अमेरिकी फ्यूचर्स में भी बढ़त दर्ज की गई। दरअसल 1 अगस्त को टैरिफ लागू करने की समय सीमा नजदीक आते ही कई देश अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए आगे आ रहे हैं। ट्रंप ने फिलीपींस के साथ भी एक व्यापार समझौते की घोषणा की है। इसके तहत फिलीपींस के उत्पादों पर अब 19% का टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरह से ट्रंप ने इंडोनेशिया के लिए भी 19% टैक्स को जारी करने की पुष्टि की है। बहरहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को अमेरिका की जीत के रूप में पेश करना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक समझौते के बाद मिलने वाले राजस्व से बजट घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, ट्रंप की नई व्यापार नीति से अधिकतर देशों को आयात करों से बचने के लिए अधिक कारखाने अमेरिका में लगाने होंगे, जो आपसी व्यापार असंतुलन को खत्म कर सकता है। पिछले वर्ष अमेरिका और जापान के बीच वस्तुओं के मामले में 69.4 बिलियन डॉलर का व्यापार असंतुलन देखा गया था।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ अतुल अनेजा जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन तीनों देशों के साथ, खासकर जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, या हम इंडोनेशिया की भी बात कर लें, क्या हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने जो एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि पहले दबाव डालो और उसके बाद डील करो, उसमें सफल हुए हैं वो? मुझे लगता है चंद्रशेखर जी की सफलता उनको मिली है। और लेकिन देखा जाए, जैसे जापान की अगर हम बात करें तो ऐसी बात नहीं है कि जापान को भी एक तरह से एक बैलेंस बना है। इस तरह नहीं कि जापान को पूरी तरह झुकना पड़ा अमेरिका के आगे। एक तरह से जापान के भी फायदे हुए हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, उछाल आया है वहाँ पर टोयोटा वगैरह के शेयर्स के अंदर, क्योंकि ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स जो है उसके ऊपर जो ड्यूटी अब है 15% आ गई है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5% से 15%, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव है। तो एक तरह से अमेरिका का बाजार खुला है जापान के लिए। दूसरी बात चंद्रशेखर जी, एक बड़ी ज़रूरी बात है इस सारे घटनाक्रम में कि जैसे जापान ने अपने एग्रीकल्चर को बचाया है, जो उसके लिए क्रिटिकल है, वो अमेरिका को नहीं खोला है। जो क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी जापान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे चावल के ऊपर भी है, तो ऐसा नहीं है कि यूएस के इंपोर्ट्स आएंगे वहाँ पर, उस पर पुरानी तरह से बंदिशें लगी रहेंगी। तो एक तरह से संतुलित एक तरह से ये समझौता हुआ है। मुझे लगता है कि बाकी देशों के लिए भी इसमें एक सबक है कि आप नेगोशिएट कर सकते हो अमेरिका के साथ और एक विन विन सिचुएशन पर ला सकते हो। अतुल जी, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जापान की अगर हम बात करें और प्राइम मिनिस्टर इशिबा की हम बात करें, घरेलू तौर पर दोनों ही हाउस में उनके पास बहुमत नहीं है, काफ़ी बुरी उनकी हालत है। ऐसे में अमेरिका के साथ ये डील कर लेना, ये उनके जो वोटर्स हैं या जापान के लोग हैं, उनके बीच में उनकी छवि को कुछ फायदा होगा इससे? शायद अब देर ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये हालांकि फ़ायदा तो होना चाहिए। ये डील इशिबा गवर्नमेंट ने ही की है अमेरिका के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसका जो है एक तरह से मोमेंटम जो बिल्ड हुआ है ना जापान के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, अभी उसका फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। लेकिन लॉन्ग रन में शायद इसका एक फ़ायदा हो सके कि भाई जो एलडीपी है, एलडीपी की आगे जो जिस तरह से चुनाव होंगे या किसी तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, उसमें इसको लीवरेज कर सकते हैं। लेकिन अब इमीडिएट इफेक्ट मुझे नहीं लगता हो रहा है इसका। और अगर हम अमेरिका के लिहाज से या प्रेसिडेंट ट्रंप के लिहाज से बात करें, तो वो जिस तरह के अपने लोगों के बीच में वादा करते हैं कि हम इस तरह की टैरिफ पॉलिसी लाएंगे जिसका फ़ायदा अमेरिका को होगा, उसमें क्या वो सफल हुए हैं जापान के साथ डील करने में? मुझे लगता है कि कुछ सफलता तो मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि एक तरह से वो उनकी एक मेजर पिच थी कि हम जो है जो मैन्युफैक्चरिंग है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर लाएंगे वापस अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो काफ़ी हद तक कम होगी। तो मुझे लगता है कि अगर 550 बिलियन डॉलर की अगर पूंजी निवेश हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल में उसमें फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव जाएगा। ये एक तरह से पॉलिटिकली इनको लीवरेज करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और यही हो रहा है फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ भी। 19% के ऊपर एक तरह से डील हो गई है। तो एक हालांकि विदेश नीति में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, डोमेस्टिक और प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन जो टैरिफ पॉलिसी है उसके ऊपर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसका एक सकारात्मक एक फायदा होगा। अतुल जी, हालांकि आपने संक्षेप में फिलीपींस और इंडोनेशिया को भी इसमें शामिल किया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं कि फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक तरह से पूंजी निवेश चाहता है अमेरिका, और इसीलिए जापान को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जापान के पास बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसकी वो पूंजी निवेश कर सकता है। इसलिए एक बार्गेनिंग पावर ज़्यादा थी जापान के पास जब इनकी जो नेगोशिएशंस हो रही थी। वो इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर ना फिलीपींस के पास है ना इंडोनेशिया के पास है, क्योंकि इकोनॉमी में उतनी क्षमता नहीं है जैसे जापान में क्षमता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग फिलीपींस या इंडोनेशिया में, फिलीपींस में और भी कम, इंडोनेशिया में भी उतनी नहीं है कि वो अमेरिका में पूंजी निवेश कर सके। इसलिए थोड़ा पलड़ा थोड़ा कमज़ोर था इनका। इसीलिए जो डील हुई है जापान में 15% पे हुई है, इन दोनों के साथ 19% पे हुई है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा। बाकी देश जो कर रहे हैं
नेगोशिएशंस कि भी वो अमेरिका में कितना पूंजी निवेश कर सकते हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो। तो इसके ऊपर निर्भर करेगा कितना। लेकिन आप देखें चंद्रशेखर जी, जो वेरिएशन है ना, जैसे पहले बोल रहे थे 50% 100% लगा देंगे टैरिफ्स वगैरह, अब उसको आप देखेंगे 19% पे आई है। तो जो रेंज आ रही है वो 15 और 19% के बीच में ही आ रही है। मुझे लगता है बाकी देशों के लिए भी यही एक इंडिकेटर रहेगा कि शायद जो टैरिफ्स लगेंगी वो इसी रेंज में होगी, जो हालांकि उसमें नुकसान तो होता है लेकिन उतना नहीं जितना हम पहले सोच रहे थे। तो आपका जो इनिशियल सवाल था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो एक नीति थी कि पहले दबाव डालो और उसके बाद कंसेशन, तो मुझे लगता है वो काम कर रही है किसी तरह से, और बाकी देश भी मुझे लग रहा है ट्रेड डील्स करने में कामयाब होंगे। अतुल जी, एक सवाल यहाँ पर और आता है कि जिस तरह से ये डील हुई है, इसमें ठीक है एक नया पहलू आया है, निवेश का पहलू आया है कि अमेरिका में कौन कितना निवेश कर सकता है, लेकिन इस डील करने के पीछे जो यूएस की घरेलू पॉलिटिक्स है या प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एक दबाव भी बना हुआ है वहाँ पर टैरिफ को लेकर के, वो कितना बड़ा फैक्टर है? वो एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि ये एक तरह से एरिया था जिसके अंदर सफलता मिल सकती थी। जो विदेश नीति का एरिया है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं गाजा में या यूक्रेन में, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। और एक तरह से ईरान के अटैक के बाद जियो पॉलिटिकल इश्यूज में दबाव में थे डोनाल्ड ट्रंप। तो एक ये रास्ता था कि टैरिफ से शायद उनके ऊपर दबाव कम हो गए। मेरे को लगता है कि वो काफी हद तक सफल होंगे। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दम आलू कैसे बना, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना एमडीएच मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? एमडीएच दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। एमडीएच से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे, पूरी बघा। एमडीएच सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। एमडीएच। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रूस यूक्रेन युद्ध पहले की तरह भीषण बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से युद्ध रोकने के लिए 50 दिनों के अल्टीमेटम के बावजूद युद्ध विराम की दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस सबके बीच रूस और यूक्रेन आपस में तीसरे दौर की बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इस बातचीत में युद्ध विराम की दिशा में कोई बड़ी संभावना नहीं दिखाई दे रही। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए ये बताते हैं कि अब तक कितनी कूटनीतिक सफलता मिली है और इस बातचीत में क्या कुछ हो सकता है। वार्ता का एक और दौर, युद्ध खत्म करने का रास्ता तलाशने के लिए यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि एक बार तुर्की के इस्तांबुल में आज शाम बैठक कर रहे हैं। हालांकि बातचीत शुरू होने से पहले ही क्रेमलिन ने साफ कर दिया कि वार्ता इतनी आसान नहीं होगी। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पहले ही संकेत दे चुके हैं कि बातचीत युद्ध विराम के विवरण के बजाय युद्धबंदियों की अदला बदली पर अधिक केंद्रित हो सकता है। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि युद्ध विराम के लिए अभी भी बड़े कूटनीतिक फैसले लिए जाने बाकी हैं। ये बैठक पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के रुख को लेकर जताई गई नाराजगी के बाद हो रही है। ट्रंप ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा था कि 50 दिन में अगर मॉस्को किसी नतीजे पर पहुंचता है तो उस पर गंभीर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
इस्तांबुल में मॉस्को और कीव के बीच हुई 2 दौर की सीधी वार्ता युद्ध विराम की दिशा में प्रगति करने में विफल रही। हालांकि दोनों सैकड़ों कैदियों की अदला बदली करने में सफल रहे थे। हाल के दिनों में रूस द्वारा हमले तेज किए जाने के बाद अमेरिका ने यूक्रेनी सेना के लिए नए हथियार देने का वादा किया है। विवाद का मुख्य मुद्दा कीव द्वारा बिना शर्त युद्ध विराम की मांग है, जबकि रूस अपनी अधिकतम मांगों पर कायम है, जिसमें देश के पूर्वी क्षेत्रों से यूक्रेनी सैनिकों की पूर्ण वापसी भी शामिल है। इस बीच जर्मनी ने ट्रंप प्रशासन से पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों के संबंध में ठोस आश्वासन दिए जाने की अपील की है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब जेलेंस्की भ्रष्टाचार से जुड़े कानून के घेरे में हैं। आलोचकों का कहना है कि पिछले दिनों संसद से पास हुए कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली संस्थाओं की आजादी छीन लेगा और राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी लोगों को जांच पर ज्यादा नियंत्रण देगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की के इस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों पर अंकुश लगाने वाले कानून के कई सहयोगी देशों ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने को लेकर चेतावनी दी है। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो एक बड़ा सवाल सबके दिमाग में आता है कि ये युद्ध कब रुकेगा। चंद्रशेखर जी, अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई संभावना भी आ रही है कि युद्ध रुकने का। युद्ध विराम की हम अगर बात करें तो उसके ऊपर जो रूस की शर्तें हैं उसके कहीं भी ये नज़दीक नहीं है यूक्रेन। जैसे आप ये कह रहे हैं कि 5 जो प्रोविंसेस हैं जो रशिया के पास अब आ गए हैं, वो यूक्रेन एक्सेप्ट करे, हथियार वेस्ट से लेना बंद करे और जो मूवमेंट है ट्रूप मूवमेंट उसको फ्रीज करे, रीडिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। ऐसी शर्तें जो हैं मुझे नहीं लगता अभी वो स्टेज आई है कि ये जेलेंस्की गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करे। तो अभी दूर है रास्ता। लेकिन हालांकि आपकी रिपोर्ट ने जैसे कहा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर अंदरूनी दबाव अब बढ़ रहा है और लोग सड़कों पे उतर आए हैं। वो भ्रष्टाचार के बारे में जो बात हुई थी वो एक तरह से उसकी जुरिस्डिक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, अथॉरिटी को चेंज करना चाह रहे हैं। तो ईयू भी उससे नाराज़ हो रही है और लोग सड़कों पे आ गए हैं। आपको याद होगा कि 2014 में मैदान स्क्वायर एक बना था, जो एक सेंटर बना था जिसके तहत एक रजीम चेंज हुई थी। तो यूक्रेन में क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं, ये बात भी आजकल सुर्खियों में आ रही है कि जेलेंस्की के ऊपर जो ग्राउंड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि अगर आने समय में कोई ब्रेक थ्रू मिले, वो डिपेंड करेगा डोमेस्टिक सिचुएशन यूक्रेन में कैसे उसकी कौन सी दिशा आती है। अगर डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ता है तो मुझे लगता है उसका असर, ये जो डायलॉग होगा, ये तुर्की वाला नहीं, इस वाला राउंड नहीं, लेकिन अगले राउंड में उसका असर पड़ सकता है। दूसरा जो फैक्टर आएगा वो होगा कि रूस को सैनिक रूप से कितनी सफलता मिलती है। ये दोनों फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा कि अगले राउंड में कोई जो ठोस जो मुद्दे हैं उसके ऊपर बातचीत होगी कि नहीं। अभी के लिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रोग्रेस एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आने समय में क्योंकि डायनामिक जो है इंटरनल वहाँ चेंज हो रहा है और युद्ध की जो स्थिति है बैटल फ्रंट में भी चेंज हो रहा है, तो ये शायद आगे जाके हमें ब्रेक थ्रू मिलने की संभावना है और वो बहुत शायद उसके लिए देर ना लगे। उसके हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में और ये इसमें एक सफलता हो, लेकिन इस राउंड में जो है मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। अच्छी बात यह है कि बातचीत का जो दौर है वो चलता जा रहा है। और मुझे लगता है यहाँ पर एक सवाल और आता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से 50 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, टैरिफ की बात कही गई है, लेकिन अगर हम क्रेमलिन का रवैया देखें तो क्रेमलिन का कहीं ना कहीं बयान वहीं पर है। वो कहते हैं कि इसके जो रूट कॉज हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो उसका दबाव तो कहीं कुछ रूस पर ज़्यादा दिख नहीं रहा। आपकी बात बिल्कुल सही है, ज़्यादा दबाव दिख नहीं रहा। शायद ज़्यादा दबाव सिर्फ कहने के लिए है, इतना दबाव है भी नहीं। क्योंकि अगर हम रणनीति देखें अमेरिका की तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग बदलाव आया है। यूक्रेन की स्थिति हम देखें, अमेरिकन कह रहे हैं, उनके जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो खास लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा फोकस अब यूक्रेन पे या यूरोप पे इतना नहीं है, हमारा फोकस इंडो पैसिफिक पे, यानी कि चीन की तरफ हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। इसलिए जो स्ट्रेटेजिक रूप पे जो शिफ्ट हो रहा है वो इंडो पैसिफिक की तरफ हो रहा है। और जो ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका दारोमदार यूरोप झेले। अमेरिका यूरोप को
वेपन्स देने के लिए तैयार है, जहां से आगे रूट कर सकते हैं वो यूक्रेन को। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप रूस में बैठे हैं तो रूस तो यही कहेगा कि जो फोकस है अमेरिका का वही शिफ्ट हो रहा है। इसलिए 50 दिन के अल्टीमेटम में ज्यादा कोई इतनी ज्यादा उससे कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो रूस बार बार कहता है, रूस कहता है कि भाई बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन यूरोप के कुछ देश हैं वो यूक्रेन को अब आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनको बड़ा रोड़ा मान रहा है यूज कहीं ना कहीं इस बातचीत में। इसको आप किस तरह से? बहुत इंटरेस्टिंग है, यूरोप के अंदर एक यूनिफाइड पोजीशन नहीं नजर आ रही। जैसे हथियारों की सप्लाई के बारे में बात हो रही थी कि अमेरिकन सप्लाई पहले यूरोप में जाएंगे, फिर यूरोप आगे यूक्रेन भेजेगा। उसमें इटली ने अपना एक बयान दिया, इटली के प्रधानमंत्री ने, कि हमारे पास उतनी खरीदने की क्षमता ही नहीं है अमेरिकन वेपन्स। तो एक तरह से इटली बाहर हो गया इस डील से। फ्रांस कहते हैं कि हमारे पास अपने हथियार हैं, हम अमेरिकन वेपन्स क्यों खरीदें। तो दो बड़े जो मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन में वो इस ट्रम्प प्लान के साथ नहीं है। तो एक तरह से रोड़ा तो बना है, रूस कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रशियन पर्सपेक्टिव से देखें तो कोई इतनी बुरी स्थिति नहीं है उसकी। बाकी देश यूरोपियन यूनियन में है, जैसे हंगरी है या स्लोवाक रिपब्लिक है, वो ऑलरेडी रूस के साथ एक तरह से उनके तालमेल एक तरह से चल रहे हैं यूक्रेन की स्थिति के ऊपर। ठीक है अतुल जी, हमारे पास वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। MDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। MDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। If saving life in distress is your calling, if you want to protect the country from maritime security threats, if you want to lead a multifarious lifestyles and dynamic job profile, if you want to be part of a fast-growing maritime force, if you want to serve the nation with pride and integrity, join the Indian Coast Guard as Assistant Commandant. For details, log in to www.joinindiancoastguard.cdac.in. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान में निजी या सार्वजनिक वाहनों को रात में बलूचिस्तान में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला बलूचिस्तान में सुरक्षा के हालात को देखते हुए उठाया गया है। फैसले के बाद अब पंजाब सूबे से कोई भी वाहन रात के समय बलूचिस्तान की यात्रा नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान में भारी बारिश की वजह से पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पाक में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या 223 हो गई। मानसून में भारी बारिश के कारण हुए हादसों में अब तक 594 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान का पंजाब सबसे अधिक प्रभावित प्रांत रहा, जहां 135 लोगों की मौत हुई और 470 लोग घायल हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 56 लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन ने अवैध प्रवास को रोकने के लिए वैश्विक प्रतिबंध प्रणाली शुरू की है। ये दुनिया भर में इस मामले में उठाया गया इस तरह का पहला कदम है। इससे मानव तस्करी में शामिल लोगों की कमर तोड़ने और प्रवासियों के शोषण पर रोक लगाने की उम्मीद की जा रही है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा, हम इन तस्करी करने वाले लोगों को पूरी दुनिया में ढूंढकर सजा देंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर जनता में बढ़ती नाराजगी के बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने राहत के तौर पर कई अहम घोषणाएं की हैं।
महंगाई पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री ने नकद सहायता और ईंधन कीमतों में कटौती की घोषणा की है। सरकार सभी 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को 100 रिंगिट करीब 1970 रुपए की एक मुश्त नकद सहायता देगी। अमेरिका के टेक्सास शहर में आए विनाशकारी बाढ़ की जांच शुरू हो गई है। इस मामले में समय पर चेतावनी न मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बाढ़ के बाद एक समय में 170 से ज्यादा लोग लापता थे। टेक्सास में 4 जुलाई को आई विनाशकारी बाढ़ में कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई थी।